वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज प्रोग्राम के स्टार्ट से बस यही ख्वाहिश है, यही जो है मेरी टीम की भी जो है वो आज जो है वो प्लानिंग थी कि आपको वो ख़ास टिप्स दी जाएं जिनको जब आप अपनाएं तो आपको ऐसा भी ना लगे कि यार ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बर्डन आ गया है, कोई बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे अपने आप को, तब कहीं जाकर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकूँगा या खुशी हासिल कर सकूँगा। बड़े आसान तरीके, बड़ी सीधा चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जिनको जब आप अपनी इसी बिज़ी लाइफ में जब आप उसको शामिल कर लेंगे तो आप एक अच्छी बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। 3 पॉइंट्स जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ज़िक्र किए थे। सबसे पहले तो अपने दिल पर ये इत्मीनान रखिए कि जो कुछ भी है वो रब की तरफ से है, गो कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्सेप्ट करते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि एक्सरसाइज जो है वो एक बेहतरीन पिलर है आपकी ज़िंदगी का। योगी वजाहत ने बहुत आसान बैठे बैठे आपको बताया कि किस तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन से आसान तरीक़ाकार हैं जिससे आपने जो है वो अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है। तरीक़ाकार आपने सीखा। अब जब खाने की बात आती है और ये कि आप बॉडी में क्या चीज़ है जिसका आप इनटेक रखते हैं जो आपके सिस्टम को मैनेज करती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने घर की भी बात करें, हमारा घर उस वक्त आपको साफ़ सुथरा लगता है जब आप वहाँ से, जब गंदगी होती है तो क्या होती है, आप यही कहते हैं ना सफाई करो, कचरा हटाओ। जब आप जैसी ही सफाई करते हैं आपको हर चीज़ साफ़ लगने लग जाती है। इसी तरह बॉडी का भी सिस्टम है। ये जो आपकी रब ने बॉडी के सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स रखे हैं, उसमें एक पार्ट है आपका किडनी का जो आपकी बॉडी को साफ़ कर रहा होता है। जो भी फासिद मादे हैं, जो गंदगी है, उसे ये आपकी बॉडी से थ्रू यूरिन पास आउट कर रहा होता है। लेकिन जब ये सिस्टम ख़राब हो जाता है और आपकी बॉडी में ही जो फासिद मादे हैं, जिसको मैं आम ज़बान में ये कहूँ कि कचरा जमा होने लग जाता है, तो फिर वो चीज़ नुकसानदेह होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को कैसे मैनेज रखना है ताकि बेहतर चीज़ें जो हैं वो हो सकें। और एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा आपको अवेयरनेस देते हैं कि आपने अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखना है अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि जब इसकी बीमारियां आती हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में इंसान को मुब्तला कर देती हैं। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं जो रहमान फाउंडेशन के रूहे रवा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, खैरियत से हैं? शुक्र मेरे मालिक। ज़बरदस्त। आज हमने एक रिपोर्ट शेयर की लोगों के साथ कि पाकिस्तान का जो है वो 80th नंबर 80 नंबर है उन ममालिक में जो जिनमें लोग खुश रहते हैं। खुशी के मामले पे हमारा नंबर 80 नंबर पे आते हैं, हम इतने पीछे हैं हम। इसमें बड़ी सारी चीज़ें थी। 3 मेन चीज़ें थी कि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल बड़ा ख़राब है, टेंशन्स बड़ी हैं, डिप्रेशंस बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, जिसकी वजह से बीमारी में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, खुशी नहीं लग रही होती। तो एक्सरसाइज की हम बात कर चुके। अगर हम खाने पीने की बात करें तो आप मेन क्या चीज़ें कहेंगे, बहुत पैसा भी ना खर्च हो और मुझे कोई प्रेशर बर्डन भी ना लेना पड़े और मैं खा के पी के अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात आपने की। असल में जो ये 3 वजह नज़र आ रही हैं ना खुश रहने की, मैं समझता हूँ ठीक है ये बातें सबसे, लेकिन बड़ी वजह जो हमारे अंदर आ रही है वो है नाशुक्री का पहलू। कि हम शुक्रगुजार नहीं बनते कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी होती हैं और फिर भी हम परेशान नज़र आ रहे होते हैं या लग रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं दूसरों की हमदर्दियाँ लेने के लिए, बेचारा बनने के लिए, यार देखें ये क्या हो गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जैसे ही नाशुक्री का एलिमेंट आता है तो इंसान बीमार होना लगता है। जैसे ही बंदा, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं बड़े परेशान होते हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट, तो मैंने अक्सर मिसाल देता हूँ कि यार आपसे ज़्यादा लोग परेशान भी हैं दुनिया में, तो आप उनको देख के अपना गम गलत किया करें। बाकी जहाँ तक रही बात ग़िज़ाई चार्ट के हवाले से, ग़िज़ाओं के हवाले से, नो डाउट कि हमारा बहुत बड़ा जो अमल दखल है, जो हमारा जो लिविंग स्टाइल है बेसिकली वो चेंज हो गया है। एसी का सीज़न, अब एसी चलने हैं, जो हमारी बॉडी से जो हमारा पसीना खारिज होना होता है, जो जिससे मसाम खुलते हैं, हमारा जो कई फासद मादे होते हैं जो मसाम के ज़रिए निकलने होते हैं जो नहीं निकल पाते, एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। हमारा बीमार रहना, हमारी सेहत तंदरुस्ती का ना होना एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। हमारी खुराक का बेसिकली हम अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। हम मुरगन ग़िज़ाएँ तो ले रहे होते हैं लेकिन उसको बर्न नहीं कर रहे होते। हम उसको उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। देसी घी खा के हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो गांव में रहते हैं लोग,
वो मेहनत करते हैं डेफिनेटली, तभी उनको फिर वो मजबूत भी होते हैं, मजबूत भी रहते हैं और अपने न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में जो है वो उनको मजबूत करता है और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बर्न कर लेते हैं। वहाँ की औरतें भी आप देखें ना, वो भी कितना घर का भी काम करी होती हैं, खेती बाड़ी भी करी हैं, मवेशी भी संभाले हैं, लेकिन वही आज शहर में एक शख्स वो खा ले देसी घी का पराठा तो वो कहता है कि मैं रात तक कुछ खा नहीं सकता, क्योंकि आप वो बात कर रहे हैं कि उसने बर्न नहीं की जो कैलोरीज हैं। तो ये तो फ़र्क आ गया क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ों के आदी भी नहीं रहे ना। और दूसरे नंबर पे हम अब जो सही जेन्युइन देसी घी है या सही खुराक भी नहीं ले सकते, हमारे मैदे नहीं इतने काम कर रहे, हमारे स्टमक में इतने लोड आए हुए हैं मुख्तलिफ पेस्टिसाइड चीज़ें खा के, मुख्तलिफ केमिकल वाली चीज़ें खा के, स्टीरॉइड्स वाली चीज़ें खा के, इतने ज़्यादा केमिकल लेने से हमारे मैदे के एंजाइम अपसेट हो जाते हैं बेसिकली। ट्रू। अच्छा, ये जो आपने बात की, ये तो आपने बड़ी कॉमन बात सुनी होगी कि भाई मेरे बेटे का मैदा बड़ा कमज़ोर है, ये कोई चीज़ ऐसी खा नहीं सकता। और आप रोटी भी कौन सी खाते हैं? अभी योगी बजाज पे बात कर रहे थे कि रिफाइन आटा हम यूज़ कर रहे होते हैं, चक्की का आटा हमें इस्तेमाल करना है, वो वाइट आटा है, उससे वो भी आपके मैदे के लिए नुकसानदेह, उससे भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी कोई आपकी सेहत नहीं बन रही होती। ये स्टमक को हेल्दी करने के लिए कुछ ऐसी कोई चीज़ आप शेयर कर सकते हैं कि फिर लोग बीफ खाते हैं उससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है क्योंकि हमने नाजुक कर दिया अपने मैदों को, ये कैसे ठीक हो सकता है मामला? देखिए, अक्सर जब हम ये कहते हैं ना कि मैदे बच्चों का मैदा नहीं काम कर रहा, वो बेसिकली आंतें नहीं काम कर रही होती हैं। ओके। और आंतों की कमज़ोरी की वजह से वो बार बार मोशन आना या मैदा कम डाइजेशन ना होना वो होता है। जहाँ तक मैदे का मसला रहा है, मैदे को हम ठीक रखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सुबह उठ के हमें पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि अपनी जो मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, ख़ास तौर पे जो चिकन वगैरह है, बीफ वगैरह है, उसको कम करें। सही। और कुछ ऐसी मेडिसिन है हमारी, बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिन लोगों को मैदे का मसला होता है तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल किया करें। नक्स व मीका मेडिसिन है, वो हमारी अपनी ज़ाती नहीं है। ये शुएबे की, जर्मनी की ले सकते हैं। और बड़ा अच्छा काम करती है मेडिसिन। सही। और मैदे के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, लेकिन हम गोश्त खोर कौम है ना, हम अगर कहीं किसी के दावत पे जाएं या हमें कोई खाने पे बुलाए और वो गोश्त ना हो, चिकन को गोश्त की डिश ना हो, तो हम कहते हैं इसने मुझे इज्जत ही नहीं दी, क्योंकि हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि दालों और सब्जियों पे तो हम मुँह चढ़ाते हैं, हमें वो पसंद ही नहीं है। वो कहीं अगर अल्लाह ना करे बीमार हो गए तो फिर अगर डॉक्टर ने कहा तो मजबूरन उस चीज़ को भी मुंह चढ़ा के हमें खाना पड़ता है। तो ये मिजाज कैसे तब्दील हो सकता है? क्योंकि ये तो नुकसान पहुंचा रही है चीज़ हमारी हेल्दी लाइफ। हो ये रहा है कि मैदे के अल्सर हो रहे हैं, मैदे के मुंह पे जख्म हो रहा है। बस अगर हम ये समझ लेना कि यार ये मैं इतनी ग़िज़ाएँ लूँगा, इसमें मेरे मैदे पे मसला आ सकता है, मेरे मैदे पे ज़ख्म हो सकता है, मैदे पे अल्सर हो सकता है, फिर ये पेन जाती नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम बच सकते हैं इन चीज़ों से कि नहीं यार ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अभी जो सर्वे हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि किडनी का जो मर्ज़ है बड़ी तेज़ी से पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का पानी जो हमारा लिविंग स्टाइल भी है, मुर्गन ग़िज़ाएँ भी हैं, हमारा पानी का इस्तेमाल भी है, तो हमें ये देखना है कि हमने कैसे बचना है इन परेशानियों से। खाली मैदे जिगर की बात नहीं करें, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला इस टाइम हमारे गुर्दों का आ रहा है। ये कैंसर से ऊपर चला गया है। कैंसर में तो ठीक है, आपका कीमोथेरेपी हो गई, इलाज हो रहा है, ठीक हो गए हैं, बचत हो गई है। इसके अंदर आपने चलना होता है, लाइफ अल्लाह माफ़ करे, उसी परेशानी में गुजरना होता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ यार ज़रूर करवाएं। क्यों करवाएं? कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्वे हुआ है उसमें ये पता चला कि 88% लोगों को पता ही नहीं चलता जब उनको गुर्दों का मसला आता है। 88% लोगों को पता ही नहीं चलता। सिर्फ 12% लोग हैं जिनको पहले पता चल जाता है। सही, वो भी अगर सिम्टम्स आ रहे हों और डॉक्टर सजेस्ट कर दे कि टेस्ट कराने हैं तो जाके उनको पता चले। या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद बहुत केयर कर रहे होते हैं, तो वो टेस्ट करा लेते हैं, तमाम चीज़ें हैं। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस दिन हमारे साथ एक और भी डॉक्टर मौजूद थे, तो बात यही हो रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव चेकअप्स पे जाएं, क्योंकि वो हज़ारों रुपए के होते हैं तो लोग घबराते हैं। 2-4 बड़े ख़ास टेस्ट हैं जो आपको तकरीबन 6 महीने में करा लेने चाहिए, उससे कि आप 6 महीने में। और जो किडनी के लिए होता है वो डॉक्टर साहब बता दें। खासतौर पे इसमें ब्लड यूरिया है, ठीक है, सीरम क्रिएटिनाइन है, HB है, हमारा होमोग्लोबिन कितना है, जिससे में खून कितना है, पोटाशियम है, 3-4 टेस्ट ही हैं। ये कुछ हज़ारों में हो जाते होंगे, 600-700 रुपये में हो जाते हैं। और बहुत अच्छी कोई लैब है जिनके अपने रखे हुए रेट ज़्यादा,
वो 1000 रुपये में हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट भी करवा लेते हैं साथ में, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, तो ये भी तकरीबन 1000 के हो जाते हैं। सही। और आप देखें 1000 रुपये में आपने अपने आप को ये सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं, आप जो है वो अल्लाह ना करे किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है। और ये टेस्ट आपको ये भी इंडिकेट करते हैं कि आया आने वाले वक्त में कहीं आप रिस्क पे तो नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसा भी है ना, क्योंकि अब तो रिपोर्ट्स इतनी आसान है कि साथ में आपको लिखा होता है कि इतने से इतने % होना चाहिए। एक नॉर्मल पढ़ा लिखा भी इंसान जो है, जिसने अगर मेडिसिन नहीं भी पढ़ी, तो वो भी अपनी रिपोर्ट को समझ सकता है कि देखो मैं इस लेवल पर आ गया हूँ, बेंचमार्क पे हूँ, कि मैं मीट कर रहा हूँ उसको। तो ये चीज़ें बड़ी ख़ास होती हैं। डॉक्टर साहब आज अब मैं 2-3 चीज़ें जो है वो आपसे जानना चाह रही थी। हमारे यहाँ कुछ लोग बीमारी में होते नहीं हैं, उसको दावत दे देते हैं। वो किस तरह, हमारे बीच में एक नया सिलसिला शुरू था, ख़वातीन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। वज़न कम करने के लिए 2 डाइट्स बड़ी मशहूर हुई। एक तो प्रोटीन डाइट कि बस मीट ही खाना है, प्रोटीन लेने हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी, कैबेज डाइट। अब वो कैबेज का, लोगों ने कैबेज सूप और कैबेज का इस्तेमाल इतना किया कि फिर उसके बाद ये रिपोर्ट्स आने लगी कि उससे लोगों की किडनी में जो है वो तकलीफ़ शुरू हो गई। और ज़्यादा प्रोटीन से भी यही हुआ कि आपको किडनी में प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो आया, ये जो दोनों चीज़ें हैं, आपको लगता है कि इससे भी किडनी के मसाइल पैदा होते हैं? बिल्कुल पैदा होते हैं। बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये ब्लड यूरिया क्या चीज़ है, क्रेटिनिन क्या चीज़ है, ये पोटाशियम क्या है, जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं बेसिकली हमारी खुराक की वेस्टेज है, हमारी प्रोटीन की वेस्टेज है। ठीक है। तो सीरम क्रेटिनिन हमारी प्रोटीन की वेस्टेज है। ओके। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं और वो खारिज उतनी हो नहीं रही तो वो ब्लड के अंदर चली जाएगी। अच्छा। तो ब्लड के अंदर जब देखा जाएगा, बेसिकली ये गुर्दों के जो टेस्ट होते हैं, ब्लड चेक किया जाता है, गुर्दे टेस्ट नहीं किया जाते। ब्लड से देखा जाता है कि ब्लड के अंदर यूरिया कितना है। वो होना चाहिए 50 से नीचे, 50 से नीचे हर शख्स का। मैंने पिछले दिन चेक करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह को 24-25 आया है, एक्सीलेंट है। क्यों मैं ख्याल कर रहा हूँ, अपना चेक करवा रहा हूँ। इसी तरह क्रेटिनिन भी 0.9 आया है, पर इसकी मिकदार होती है 0.5 से लेके 1.5 तक क्रेटिनिन की। ठीक है। इसी तरह यूरिया की 50 से नीचे होनी चाहिए, 10 से 50 तक। सही। इसी तरह पोटाशियम का लेवल जो है वो 5 से नीचे होना चाहिए। सही। यूरिक एसिड का जो लेवल है वो मर्दों के अंदर 7 से नीचे होना चाहिए। इसी तरह जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी खास रेंज है हमारी बॉडी के अंदर। हमें वो पता चलता रहता है क्या है इस वक्त। सही। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेंगे और बर्न नहीं करेंगे, पसीना नहीं आएगा, तो ये और गुर्दों पे लोड आएगा, जिगर पे लोड आएगा, मैदे पे लोड आएगा। और गुर्दों ने काम करना होता है, इन फासन मादों को निकालना होता है। सही। और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखना होता है। हाँ। जब गुर्दों पे लोड आता है और यूरिया क्रिएटिनिन जब बढ़ता है ब्लड के अंदर, वो खारिज नहीं होता, नेफ्रॉन सेल्स होते हैं हमारे गुर्दे के, वो काम नहीं कर रहे होते, तो ये फासन मादे ब्लड में चले जाते हैं। सही। ब्लड में जब टेस्ट होते हैं तो ब्लड में पता चलता है कि हो भाई ये तो बहुत बड़ा हुआ है, यूरिया 200 पे पहुंचा हुआ है, क्रिएटिनिन 10 पे पहुंचा हुआ है, 8 पे पहुंचा हुआ है, तो तब फिर मसला पैदा होता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर अच्छी जगह पर आप जिम आपने ज्वाइन किया और आपके पास एक बेहतर ट्रेनर मौजूद है, देखिए वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपनी मसल्स बना रहे होते हैं, उनको प्रोटीन, हाई प्रोटीन्स दिए जाते हैं, बट उनको साथ वैसे एक्सरसाइज भी कराई जाती है ना, कि वो जितना उनको मसल के लिए ज़रूरत है उतना हो, बाकी बर्न हो जाए। वो लोग जो ख़वातीन जो ये कहती हैं नहीं मैं तो डाइट कर रही हूँ, दिन में 3 मरतबा मैं बस प्रोटीन इस्तेमाल करती हूँ या ये सब चीज़ें, बाकी एक्सरसाइज नहीं करी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप जब मुसलसल किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और आप उसे बर्न नहीं करते तो फिर आप रिस्क पे आ जाते हैं। ये तो वो होगी ना, खुद ही आपने दावत दी, खा के आपने बीमारी को दावत दे दी कि आओ मुझ पर हमला करो, राइट? तो ये रीज़न हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जो गुर्दे पे जो है जिस तरह पथरी का बाइस बनती, कहते हैं टमाटर का इस्तेमाल ना करो, पालक है, लीफी वेजिटेबल्स के लिए कहा जाता है, क्या ऐसा है, ये नुकसान करती हैं? देखिए, कोई भी इकोनॉमिक्स का असूल है। हाँ। कोई भी आप चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका नुकसान है। True. वो दूध ही क्यों ना हो, सही, पानी ही क्यों ना हो, कुछ भी, यानी कि कोई भी चीज़ लगातार अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसका नुकसान है। पालक ले लें जिसमें आयरन ज़्यादा है, टमाटर ले लें। हम अक्सर क्या करते हैं, जो हम टमाटर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप लेना चाहें टमाटर हंडिया में डल जाए, उसका छिलका उतार लें, उसमें से बीज निकाल लें। अच्छा। वैसे हंडिया में डाल लें, कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम मना करते हैं। मिसाल जब यूरिया क्रिएटिन बढ़ता है, ठीक है, ऐसे ना हमने इन चीज़ों पे मेहनत की हुई है, सही है कि कौन सी सब्जी क्या करती है जिस्म में बिल्कुल। जाकर, आपका चार्ट मौजूद है चार्ट बाकायदा मौजूद रहमान है, फाउंडेशन का। ताकि कि हमारे जिस्म के अंदर कौन सी सब्जी जाके ज़्यादा यूरिया बनाती है, कौन सी क्रिएटिन ज़्यादा बनाती है, अच्छा, कौन सी पोटेशियम ज़्यादा बनाती है। ओके, अब इसके अंदर जो हमारे चार्ट में कराएंगे तो उसमें 5-6 सब्जियां ऐसी हैं जो हम कहते हैं आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अच्छा, वो बल्कि कौन मैं सी मना है? करता हूँ सही है, किडनी वाले पेशेंट को। उसमें क्योंकि वो मैदा इतना काम भी नहीं कर रहा होता, वो सूद हजम भी नहीं है। हाँ। भिंडी है, भिंडी, ओके, बैंगन है, ओके, अरवी है, हाँ, पालक है, अच्छा, साग है, मटर हैं। ओके, हम ये कहते हैं ये चीज़ें आप, आलू हैं, यार ये चीज़ें आप ना लें ज़्यादा। अच्छा, ये आप उनको कह रहे हैं जो किडनी के मर्ज में मुब्तला हैं, जिनका किडनी ने काम करना छोड़ दिया है, कम कर दिया, छोड़ नहीं दिया, अच्छा, अभी कम किया है और आने वाले वक्त में ये और कम होना है। अच्छा, और अगर वो लोग जो किडनी में लाइक किडनी में स्टोन्स बनते हैं जिनको, उनको भी ये सब इस्तेमाल नहीं करनी? उनको हम पालक मना करते हैं, पालक, टमाटर मना करते हैं, सही, बैंगन मना करते हैं, माश की दाल है, और कोई बेशुमार चीज़ें और हैं। ठीक है। मैं चाहूँगा आज हम चाहेंगे लोगों को यूरिया क्रिएटिन के हवाले से हम ज़्यादा बात, 9 बढ़ गया है आपका और आपको अब ये चीज़ समझ गए हैं, आपके अब गुर्दे के मर्ज में आप लाहक हो चुके हैं डॉक्टर साहब। तो वो एक तो ये बात कि लोगों का 9-9-9-11 क्रेटिनाइन हो जाता है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ, डायलिसिस नहीं करा रहे, इस पे नहीं जाएंगे, ये नहीं करवाएंगे। एक खौफ, एक डर है भी खौफनाक चीज़, डरना भी चाहिए, अल्लाह महफूज भी रखे, लेकिन लोग घबराते हैं उस चीज़ से। असल में होता ये है कि जब एक पेशेंट का क्रिएटिन यूरिया का लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है और वो डायलिसिस नहीं करवा रहा, और जब वो करवाता है तब चीदियाँ पैदा होती हैं, और देखते हैं रिश्तेदार, देखते हैं लोग, देखते हैं लवाकिन, वो यार ये क्या हुआ इसके साथ, उसने अपनी पहले गलती की है, क्रिएटिन 14 पे चला गया, 18 पे चला गया। आप बिलीव करेंगे मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं पेशावर के अंदर, कुछ ऐसे मैं उधर भी इलाज के जाता हूँ, ही नहीं चलता होगा, क्रिएटिन 29-30 पे पहुंचा होता है, 29-30 पे, वो कह रहे होते हैं डायलिसिस नहीं कराना, बस तुमसे इलाज करवाना है। मैं कहता हूँ बाबा मैं यहाँ पे इलाज नहीं कर सकता। क्या हाल होता होगा डॉक्टर? अच्छा होता है कि बाद लोगों की ना विल पावर स्ट्रांग होती है, वो गुजारा कर जाते हैं, वो गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन हालत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अंदर से डरे होते हैं, वो डायलिसिस की तरफ जाना भी नहीं चाह रहे होते, और ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा मसीहा जो ये कहे कि नहीं भी तुम नहीं करवाओ। और जो ये लोग कहते हैं वहाँ पे, वो गलत कर रहे होते हैं कि एक बंदे की हालत ही ख़राब है, तो कुछ ऐसे हकीम या कुछ ऐसे लोग ये कहें नहीं नहीं तुम ना करवाओ, फिर दवाई खाओ, वो गलत कर रहे होते हैं उस पेशेंट के साथ भी। किस आप क्या कहेंगे, किस बेंचमार्क के बाद अब पेशेंट को डायलिसिस पर आ जाना चाहिए, वो उसके जिस्म की ज़रूरत है? क्रिएटिन का लेवल जब 8 पे चला जाए, 8 पे, अच्छा, तब चले जाना चाहिए। 8 यूरिया 150-160 पे चला जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये 6-7 पे भी तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है, बुरी कंडीशन। मैं बताता हूँ, देखें पाकिस्तान के अंदर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर लेते हैं लोग, गुजारा हो रहा होता है, पसीना आ रहा है, आबो हवा अच्छी है, यहाँ मौसम अच्छे हैं, यहाँ पे गुजारा हो रहा है। मैं बाहर रहा हूँ यूके के अंदर, मैंने वहाँ पे देखा है, बाहर के मुल्क साउथ अफ्रीका भी, दूसरे मुल्कों में भी, कि वहाँ पे बड़ी जल्दी डायलिसिस पे डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्रिएटिन 400 पे होता है, वहाँ मिली माल में चल रहा होता है ज़्यादा, 400, 500, 600 तक डाल देते हैं पेशेंट को डायलिसिस पे। लेकिन वो पेशेंट को पहले ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं, उनको दिखाते हैं, उसमें बुलाते हैं कि भाई तुमने कौन सा डायलिसिस कराना है, होमोडायलिसिस करवाना है या पेराटोनियन डायलिसिस करवाना है, या आपने कौन सा डायलिसिस करवाना है। तो उसके अंदर वो पेशेंट को पहले ज़हनी तौर पे तैयार हो रहा है, उसको पता होता है मैंने डायलिसिस पे जाना है, घर में भी डायलिसिस वो करते हैं वहाँ पे। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं आया पाकिस्तान कि वो चीज़ें हमारे यहाँ पे भी हों, बहुत कम, बहुत पाकिस्तान में चंद एक अदारे हैं जो पेराटोनियन डायलिसिस भी कर रहे हैं, अदरवाइज सारा हमारा होमोडायलिसिस ही हो रहा है। अब होता ये है कि वहाँ पे तो अवेयरनेस दी जा रही है, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे पेशेंट 8 पे चला जाए तो डायलिसिस करवा लेना चाहिए, हम खुद कहते हैं। सही। और मैं क्योंकि आप ये चीज़ ऐसा तो नहीं है ना कि आप 6, 7, 8 पर भर रहे हैं तो किसी दिन अचानक ऐसा होगा कि वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। नो, देयर इज़ नो वे। उसमें आपको डायलिसिस ही करवाना है, वही आपके पास ऑप्शन है, उसी के ज़रिए आप अपनी बॉडी को वो सुकून दे सकते हैं। क्योंकि सांस का फूलना, तबीयत का बोझल होना, फिर आपको अपने अंदर से, जब आपके अंदर ही ख़राबी पैदा हो रही होती है तो एक अंदर से आपको एक अजीब सी एक स्मेल सी आपको फील हो रही होती है, जो जिसकी वजह से आप कुछ ना खा पा रहे होते हैं, हर चीज़ वॉमिट हो रही होती है डॉक्टर साहब। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो तो मेंटली प्रिपेयर भी बड़ा इंसान को इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जिनको 3-4 पे पता चल जाता है तो फिर उनके लिए वो चीज़ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होती है। आप क्या रास्ता बताते हैं ऐसे लोगों को? आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए सर, मैं वही बात कर रहा था पहले जो आपको बता
कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको 2003 में डॉक्टरों ने डायलिसिस का बोला है, 2003 में। ठीक है। अभी 2017 आ गया है, अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। इन 14 सालों में मैंने डायलिसिस पे नहीं जाने दिया, एक नहीं। मैं समझी नहीं, आप एक पेशेंट आपके पास आया, रिपोर्ट्स दिखाई और उसने कहा कि उसका यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ। कहाँ पे? बढ़ा हुआ है? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ। उसका क्रेटिनाइन 3 पे पहुंचा हुआ है। अच्छा, 3 पे पहुंचा हुआ है। और उसको अगले 2 साल बाद मेडिकल साइंस कहती है कि इस बंदे ने, ये जैद है, बकर है, कोई भी है, इसने अगले साल तक डायलिसिस पे चले जाना है। ओके। मैंने अभी तक उसको डायलिसिस पे नहीं जाने दिया। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए। किसी को 6 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 14 साल हो गए हैं। क्रिएटिन को मैंने 3 से भी 2 पे ले आया हूँ, 2 पे ला के रोक दिया है। उसको जो सेल बेसिकली बच रहे होते हैं, 24 लाख सेल होते हैं गुर्दे के, 12 लाख, ये सारे के सारे कभी भी डैमेज नहीं होते। जो नेफ्रॉन सेल्स हैं, हम उनको उधर ही रोक लेते हैं। जो डैमेज हो चुके हैं उसका कोई क्लेम नहीं मैं करता, लेकिन हम वहाँ पे जो बाकी सेल बचे होते हैं उनको रोका जा सकता है ग़िज़ाई चार्ट के हवाले से। हमारा एक ख़ास जो ग़िज़ाई चार्ट, जो मैंने सब्जियों का जिक्र कर रहा था, पूरा ग़िज़ाई चार्ट बना हुआ है। अच्छा। मैं ज़रूर चाहूँगा, ये फ्री में हम देते हैं। सही है। ये हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, उस से भी ले सकते हैं। अच्छा, आप लाए नहीं है? अगर लाए होते तो मैं खुद भी दिखाती लोगों को। चलिए अगले प्रोग्राम में अंदर ले भी आएंगे, हम ले आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। उसमें केला है, किन्नू माल्टा मौसमी है, उसके अंदर दालें हैं कुछ, उसके अंदर और कई चीज़ें ऐसी हैं, जैम, जेली, मक्खन, खीर। मैं 15-16 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं बंद करवाता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ यार आप ये ना लें, और ये समझिए आपके लिए बनी नहीं। सही। हाँ, अगर आपके पास पैसा है 40-50 हज़ार रुपये डायलिसिस करवाने के लिए और आप जाना चाहते हैं, ओके, तकलीफ बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो करें। एक जगह। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं रुक सकता हूँ, तो ये आप ग़िज़ाई चार्ट पे अमल करें। सही। कुछ सना हमने हर्ब्स ढूंढी हैं। अच्छा। हमने कुछ अल्कलाइन ढूंढी हैं दुनिया में। ओके। वो हम देते हैं बाई माउथ। ओके। तो जो एसिड बड़े होते हैं बॉडी के अंदर, ये यूरिया क्रिएटिनिन एसिड्स हैं। वो हम खुद, ये एसिड्स बड़े हुए हैं तो अल्कलाइन हम खुद देते हैं बाई माउथ, तो ताकि वो न्यूट्रल, वो वहाँ पे हम रोक लेते हैं। ओके। ऐसा करके दिखाया है हमने। अच्छा। एक तो हमने, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ग़िज़ाई चार्ट के ज़रिए और कुछ हर्बल मेडिसिन है आपकी जो आप दे रहे होते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो लोग जो जिनका क्रिएटिनाइन 3 था वो अब 2 पर आ गया है, या ऐसे आप कह रहे हैं और भी पेशेंट्स हैं, ये आप क्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेशेंट्स को। देखिए, मैंने कभी कोई बड़ी बातें नहीं की, मैंने कोई कमर्शियल बातें नहीं करता, मैं लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है। अच्छा। कि हमने बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल पॉइंट से, वो हर्बल मेडिसिन आप ही के पास मौजूद है? जी, हमने बेसिकली एक नई चीज़ दुनिया में मुतारफ़ करवाई है। अच्छा। मैंने अभी रशिया गया हुआ था, रूस के अंदर मैंने थीसिस पढ़ा अपना। अच्छा। मैं इंडिया गया हुआ था, वहाँ पे मैंने थीसिस पढ़ा है कि कैसे क्या चीज़ हमने दरियाफ्त की दुनिया में। एक नई अल्कलाइन ढूंढी हमने। हमारी जो हिकमत है वो ये कहती है कि इंसान जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सही। वो एसिड्स हैं, अल्कलाइन है और साल्ट है। ठीक है। तो इंसान जब भी कभी बीमार होता है, इन तीनों चीज़ों में कमी बेशी आ जाती है बॉडी के अंदर। या तो एसिड बढ़ जाते हैं, या कम हो जाते हैं, या अल्कलाइन बढ़ जाती है, अल्कलाइन कम हो जाती है, या साल्ट में कमी बेशी आ जाती है। जब हमने इस काम किया, इसमें हमने मेहनत की, आज से 14 साल पहले जब मैंने शुरू किया, तो इसमें क्योंकि वालिद साहब एलोपैथी डॉक्टर थे, मैंने होम्योपैथी में टॉप किया, फिर मैंने हिकमत में चला गया, मैंने इसमें मेहनत की उस्तादों से। फिर हमने इसमें देखा कि हो क्या रहा है, तो पता चला कि एसिड बढ़ गए हैं जिस्म के अंदर। ओके। ये यूरिया एसिड बढ़े हुए हैं। फिर हमने बाई माउथ अल्कलाइन ढूंढी। अच्छा। खुद जो हर्ब्स हैं जो अल्कलाइन बेस्ड चीज़ें हैं, हम जैसे ही अल्कलाइन देते हैं बॉडी के अंदर, तो यूरिया क्रिएटिनिन खारिज होना शुरू हो जाता है। ओके। और सबसे अहम चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा, हमारे इस चीज़ से मसाम खुलते हैं। ओके। आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ये यूरिन के जरिए निकलना होता है यूरिया क्रिएटिनिन, हम मसामों के जरिए निकाल देते हैं, मसाम के जरिए निकल आता है। सही। ये एक नई चीज़ है। राइट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ख़ास चीज़ है कि इससे पहले का एक और स्टेप है जिस पे मैं अभी डॉक्टर साहब से बात भी करूँगी कि आपको ये पता चल जाए कि आपको गुर्दे का मर्ज़ लाहक है। एक तो उस चीज़ की तशख़ीस हो जाना, और उसके बाद जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ये तो फिर दुनिया में जाकर आप इंट्रोड्यूस कराएं, ये तो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि ये मर्ज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, जो लोग गुर्दे के अमराज में मुब्तला होते जा रहे हैं, इसकी तो ज़रूरत फिर हर जगह पर है, आपको हर जगह जाकर। और अब तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं कि हर चीज़ हम उनसे ले रहे होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं, वो भी हर्ब्स को जो है वो अब ज़्यादा जो है अब वो पसंद करते हैं और इसकी तरफ आना चाहते हैं। हम आर्टिफिशियल हो गए, अब वो
ऑर्गेनिक होते जा रहे हैं, तो बड़ा कुछ उल्टा सीधा जो है ना वो मामला हो गया है। तो ये आपको मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि इस तरह का मामला है। तो डॉक्टर साहब, ये इसके लिए जो मेडिसिन है ये आपको फिर थ्रू आउट द लाइफ इस्तेमाल करनी होती है? देखिए, चंद माह का इलाज होता है, 3-4 माह का, 6 माह का, लेकिन ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका मैंने जिक्र कर रहा हूँ कि 14-14 साल से आ रहे हैं, 10 सालों से आ रहे हैं, तो वो मुसलसल इस्तेमाल चल रही होती है, वो बिल्कुल पार्टो लाइन पे खड़े होते हैं। हाँ। मैं भी समझ रहा होता हूँ कि बजाय यार हम मेडिसिन बंद करें, हम देते रहते हैं। पेशेंट एक अच्छी लाइफ में रहता है, हेल्दी लाइफ में। जब मैं महसूस करता हूँ कि नहीं यार ज़रूरत है अब पेशेंट को डायलिसिस की, तो मैं खुद करवाता हूँ। मैं कहता हूँ तुम करवाओ। सही। वो कह रहे होते नहीं, मैंने कह रहा नहीं, अब जितना मैं रोक सकता था 5 साल आपको 10 साल मैंने निकलवा दिए हैं। हाँ। अब आपको ज़रूरत है, अब आप करवाएं, 3-4 करवा लें। 3-4 के बाद फिर वहाँ पे एक चांस बन जाता है। जैसे ही पेशेंट के 3-4 डायलिसिस होते हैं, जो सेल बाकी बचे होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, लोड कम हो जाता है। और मैंने वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को कवर किया है, कवर किया है, वहाँ पे भी उनके डायलिसिस रोके हैं 3-4 करने के बाद भी। लेकिन मैं क्योंकि मीडिया में बैठ के बात करनी होती है, मैं कोई क्लेम नहीं करता, मैं इसमें दावा नहीं करता कि मैं हर किसी के डायलिसिस रोक लेता हूँ। जहाँ शुरू में कोई पेशेंट आ जाए, उसके 2 डायलिसिस हुए हो, 4 हुए हो, 8 हुए हो, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, 8 में कंडीशन क्या कहती है, वहाँ तक चांस होता है। तो मैं कहता हूँ यार तुम नहीं करवाओ, देखते हैं, रिपोर्ट्स कराते रहेंगे, डायलिसिस नहीं कराते लेकिन हम टेस्ट करते रहेंगे। अगर आपकी क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल बढ़ गया और तबीयत में कोई मसला आया तो हम डायलिसिस करवा लेंगे, नहीं आया तो हम फिर इसको देखते रहते हैं। सही। चले, ये तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके सामने आ गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपका क्रेटिनाइन अभी 3 है तो या इसी लेवल का है, तो आप मेडिसिन के थ्रू डायलिसिस को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब बात करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इससे पहले की हम बात करें, वो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, ठीक है, हार्ट का भी मर्ज है, शुगर भी है और ब्लड प्रेशर में भी मुब्तला हैं वो। अब ऐसा पेशेंट जब किडनी में मुब्तला होता है तो बहुत तेज़ी से उसका किडनी का फंक्शन जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, डायग्नोसिस बड़ा लेट हो पाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंसान क्या महसूस कर रहा होता है कि जब उसको ये पता चले कि उसके गुर्दे जो हैं वो ख़राब होंगे? क्योंकि अभी आप कहते हैं 88% लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि उनके गुर्दे ख़राब हो गए। ज़रा सिम्टम्स बताइए क्या है। अच्छा, मैं सुना उससे पहले जो आपने पहले बात हो रही थी कि अगर ऐसी बात है तो निकलना चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। हाँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14 साल से घर से निकला हुआ हूँ। हाँ। और मैं 22 दिन घर से बाहर होता हूँ। अच्छा। अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में। आज मेरा इधर कराची का डे है, कल मैं बैठूंगा कराची में। अच्छा। तो मैं एक दिन कराची को देता हूँ पिछले 14 साल से, हर माह आता हूँ 22 तारीख को। जी। इसी तरह कोयटा, पेशावर, जेलम, इस्लामाबाद, मुल्तान, साउथ अफ्रीका, दुबई, सऊदीया, यूके, मलेशिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वक्फ किया हुआ है। और जो चीज़ हमने ढूंढी है उसको हमने FDA अमेरिका में प्रूव करने के लिए भेज दिया है। ओके। कि ये वहाँ प्रूविंग में है। ठीक है। ये हमारी हर्ब्स हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अक्सर जब लोग कहते हैं यार आप ये काम कर रहे हैं तो कहीं स्टीरॉइड्स तो नहीं दे रहे? भाई स्टीरॉइड्स तो गुर्दे डैमेज करते हैं, कभी कोई स्टीरॉइड ऐसा दुनिया में आया ही नहीं जो गुर्दे ठीक कर सके। सही। तो भाई हर्बल मेडिसिन है, मैं आपको अल्कलाइन बेस्ड मेडिसिन है। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को, फार्मूले को मैं पूरी दुनिया के अंदर लेके जाऊँ। मैं अभी खुद निकला हूँ। अगर ये बेहतर तरीका इलाज है तो ये दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगा आने वाले वक्त में। मैं अभी तक 65 लाख माइलेज सफ़र कर चुका हूँ दुनिया का। तो मैं समझता हूँ ये भी एक वर्ल्ड कार्ड होगा पाकिस्तान में। मैं यूँ कहता हूँ कि और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इतना सफ़र मुझे बताया कि उसने किया हो। मेरे पास तो प्रूव है, एमिरेट फ्लाइट वालों ने मुझे दुनिया में इन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है एमिरेट फ़्लाइट में 2008-9 में, जब यूके का मेरा टूर होता था। तो दुनिया में मेरा पाकिस्तान में मैं एक वाहद बंदा था और मेरा 5वां नंबर था पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, इतना आपने ट्रैवल किया? इतना ट्रैवल मैंने, और मैं अभी भी कभी सोचता हूँ उस ट्रैवल को तो मैं खुद परेशान होता हूँ यार मैं ही करता रहा हूँ। अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं निकला हुआ हूँ अल्लाह के बंदों के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, उर्दू वाला सफ़र ठीक है, अल्लाह आपको इंग्लिश वाले सफ़र से बचाए, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस खिदमत को आपने अपने दिल में जगह दी है, जो बेड़ा आपने उठाया, यकीनन उसका फल भी रब ज़रूर देगा आपको। दुआएँ जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, जो आपको मिल रही होती हैं जब आप पेशेंट को ठीक कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, जो बात हम कर रहे थे कि सिम्टम्स क्या हैं जब आपका गुर्दा ख़राब होने लगता है या गुर्दा जो है वो आपका काम छोड़ता है, तो आपके किस तरह की जो है वो फीलिंग होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए सिम्टम बड़े अजीब से होते हैं जब कोई भी पेशेंट किडनी में मुब्तला होता है। ना गुर्दे में दर्द होती है। अच्छा। होता क्या, मतली होती है,
ठीक है। सांस फूलता है, ओके कमज़ोरी होती है, ओके थकावट हो जाना, रात को लेटे हुए सांस का फूलना, उठ जाना घबराहट से, और ये कहीं पे गुर्दे नज़र नहीं आ रहे हमें। सही, ये हाँ। सबसे ख़तरनाक ये बात तो है। स्टमक का प्रॉब्लम हम लग रहा है। स्टमक की तरफ जा रहे होते हैं, हम समझ कमज़ोरी, और हम पराठे खा रहे होते हैं, बल्कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ। पानी जब सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी पानी कर रहा होता है बाद में, तो हमें पता नहीं होता, हम टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं। True. और बड़ी दुख से मैं कह रहा हूँ, हमारे डॉक्टर भी नहीं बता रहे होते, उनको पता नहीं चल रहा था पता ही शुरू नहीं में चल रहा होता। कि हो क्या रहा है। बड़े बाद में पता चलता है, जो अच्छा डॉक्टर वो समझ जाता है कि यार कहीं गुर्दों का मसला तो कहीं नहीं है, गुर्दों का। तो वो कहते लेकिन हैं। काफी देर सारे टेस्ट कराने के बाद वो कह रहा होता है। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद हम यही बात करेंगे कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें रिस्क फैक्टर है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, और उसके साथ साथ सिम्टम्स क्या हैं, क्या महसूस करें आप, तो आपको जाके गुर्दा टेस्ट कराना चाहिए। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं, और अपना ख्याल आपको कैसे रखना है, अपनी सेहत को बेहतर कैसे रखना है, इसके हवाले से बेशुमार टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम हम लोगों का ये है कि हम कहते हैं कि हो जाएगा, करा लूँगा, ठीक है, गुजारा हो रहा है। ये लफ्ज़ जो है ना, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं, इनको अपना दोस्त मत बनाइए। हम खुद से दोस्ती नहीं करते और हम दूसरों की चाह को पूरा कर रहे होते हैं, जो नुकसानदेह हो जाती है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, हमेशा मैंने अक्सर लोगों को, बल्कि शायद बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, अगर वो अपने लिए जुमला इस्तेमाल करें, यार ठीक है ना, गुजारा हो रहा है, गुजारा चल रहा है, क्या ज़रूरत है। वो एक छोटा सा टेस्ट या वो डॉक्टर के पास जाने की फ़ीस उनको इतनी लग रही होती है, या वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती कि मैं क्यों करूं अपने लिए। क्या खुद अपना ख्याल रखना कोई खुद पसंदी में आ जाता है? ये तो बुरी चीज़ नहीं है ना कि अगर मुझे कुछ फील हो रहा है तो मैं जाऊं, जाके डॉक्टर से बात करूं कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बताएं ताकि अच्छा कुछ हो सके। ये चीज़ समझ नहीं आती हमें। असल में मैं पहली बात ये है कि हर एक शख्स उसके साथ एक ख़ानदान वाबस्ता होता है, हर शख्स के साथ। ट्रू। अब वो अपने लिए ना करे, तुम नहीं चाहते, लेकिन तुम दूसरों के लिए तो करो। हाँ। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उसका सबको नुकसान है। सबको नुकसान। और दूसरी बात ये कि हमारा इसमें कहते हैं आलकस, कि हम असल में चाह नहीं रहे होते, चले यार फिर करा लेंगे, यार रहने देते हैं, यार अपनी सेहत को उतनी तरजीह नहीं देते जितनी देनी चाहिए हमें, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ गुजारें, बजाय घुट घुट के मरे। तो बेहतर है कि बंदा अच्छी ज़िंदगी आसानी के साथ जाए। हाँ बिल्कुल। मैं छोटा सा जॉक याद आ गया, एक औरत ने टांग रखी होती है अपने मियाँ पे, और वो नीचे से आदमी कहता है कि ये बताओ कि इंसान को घुट घुट के मरना चाहिए या एकदम? वो कहती है बेहतर एकदम। तो कहता बस दूसरी टांग भी मुझ पे रख दो फिर। तो होता ही है कि हम चाह रहे होते हैं कि यार बजाय एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, दुनिया में आए हैं, और खुशी से जाएं वापस, बजाय परेशानी में जाए। और बिलीव करेंगे ऐसे लोग होते हैं दुआएं मांग रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, यासीन पढ़ रहे होते हैं, यार चला जाइए अब ऐसे हालत में भी मैंने लोग देखे हैं कि डायलिसिस करवाने आ रहे होते हैं, वो हो रहा होता है यार बस ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो वक्त भी आता है। मैं कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि अब अच्छी बातों की तरफ बात कर रहे हैं, तो बजाय हम उस तरफ जाएं तो बेहतर है कि हम अपनी लाइफ का ख्याल करें, अपने टेस्ट करवाएं, अपने वॉक करें, एक्सरसाइज करें। मेडिकल पॉइंट से ये महीना सबसे अहम महीना है मार्च का। अच्छा, वो कैसे? ये इसके अंदर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, सही। बहुत अच्छे मौसम में सुबह के टाइम उठ के जाएं। जिन लोगों जो जा रहे हैं वो मेरी बात की तायद करेंगे, सुबह सुबह उठ के सैर करना। अभी जब जून जुलाई में आएगा, मई जून अभी जुलाई रातें भी अच्छी हैं, ठंडी रातें भी अच्छी हैं, जून जुलाई में पसीने आ रहे होते हैं, वो कम हो जाती है। सर्दियों में हमारे लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठंड होती है इस्लामाबाद में, तो वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर का महीने टफ होते हैं, फिर वॉक छूट जाती है लोगों की। सही। तो ये अच्छे महीने मेडिकल पॉइंट से जिनसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए मार्च अप्रैल में। सही। तो बहरहाल ताकि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ट्रू ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें गुर्दे ख़राब होने का या गुर्दे पे जो है वो असर होने का, वैसे तो कहते हैं आप ज़्यादा दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी किडनी को, क्योंकि कुछ लोग हैं पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत करे होते हैं, नींद आवर अद्वियात का इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्या ये भी चीज़ गुर्दे को ख़राब करने का बाइस बनती है? जी बिल्कुल बनती हैं। बेशुमार वजूहत हैं गुर्दे ख़राब होने की, उसमें जो बड़ी वजह है वो शुगर है। शुगर है, सही। शुगर के बाद दूसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना। ठीक है। तीसरी वजह है प्रोटीन के अंदर, यूरिन में प्रोटीन का ज़्यादा आना, झाग का ज़्यादा आना, एल्ब्यूमिन का खारिज होना। उसके बाद हमारी पानी का
कम इस्तेमाल करना, पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ़ इस्तेमाल ना करना। ओके। मुरगन ग़िज़ाएँ हमारी एक वजह बन रही है, हमारी खादें एक और वजह बन रही हैं, यानी खादें भी हमारी वजह बन रही हैं जो फसलों में डल रही हैं। जो यूरिया डल रहा है हमारी गंदम के अंदर, फलां यूरिया, नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इतना डाला जा रहा है यूरिया कि हमारे ब्लड के अंदर भी यूरिया की जो ख़ास मकदार है वो बढ़ रही है। इसी तरह हमारा पेस्टिसाइड हैं, फसलों पे जो पेस्टिसाइड हो रहा है, इसी तरह हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, बर्न नहीं करते। मैं समझता हूँ बड़ी वजह ये है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, सुबह पार्क में जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो फिट रहते हैं। वो मेंटली तौर पे फिट रहते हैं, मेंटली तौर पे सही। वो उनको लग रहा होता है यार मैं बेहतर हूँ, मैंने योगा किया है, मैं बेहतर हूँ, मैंने एक्सरसाइज की, मैं बेहतर हूँ, और हकीकत में उसका फ़ायदा हो रहा था। आप सुबह जाएं, आपको पार्क्स में इतने लोग नज़र नहीं आएंगे जितने आपको दिन के 24 घंटों में अस्पतालों में लोग नज़र आ रहे होते हैं। अस्पतालों को वीरान करें और पार्क्स को आबाद करें। अगर आप वहाँ जाकर, मुझे पता है इस चीज़ में शायद वक्त लग जाएगा, लेकिन ये नामुमकिन चीज़ नहीं है। बट वो हम गलत जगहों पर जाते हैं, हमारे लिए हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत सेट हैं। अगर ये सुबह की एक्सरसाइज, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, थोड़ी सी वॉक कर लेना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना। डॉक्टर साहब, मैं भी 3 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ माशाल्लाह, और यही मेरे ख्याल से रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन यही बात होती है कि अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी लाइफ करो। लेकिन आप अभी तक हम ये कहें कि नहीं कर सके तो ऐसा भी नहीं है। लोगों के मिजाज बदलते हैं, अपना तब्दील करते हैं, बट मुझे लगता है अभी भी बहुत वक्त लगेगा लोगों को जो है इस तरह के लेवल पर लाने का कि वो हर शख्स जो है वो निकले और एक्सरसाइज करे या अपने घर में ही बैठा हुआ इस चीज़ को अपनाए। अब देखें, पहली बात तो जिन लोगों ने अमल किया है, आपकी बातों में माशाल्लाह, आपने अक्सर प्रोग्राम देखे हैं, आप ज़्यादा सेहत पे ज़्यादा बात कर रही होती हैं, अच्छी बात है, और लिविंग स्टाइल पे बात हो रही होती है। जिन लोगों ने आपकी वजह से अपने मिजाज को चेंज किया है, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं करते वो शायद फिर हमारी बातों में असर नहीं रहा, हमारे कहने में असर नहीं है, लोग उसी डगर पे चल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं अमल कर रहे होते हैं, उनको करना चाहिए। और मैं सना यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी किडनी में मुब्तला हो जाते हैं इस मसले में, गुर्दों के मसले में, जो गरीब लोग होते हैं, मुस्तकिल लोग होते हैं, मैं उनका इलाज फ्री करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जाके खुद जा रहा हूँ, अपना घर बार छोड़ के जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मुल्तान से पेशेंट ने मेरे पास आना है लाहौर में, तो बेचारे के पास किराया नहीं है, सफ़र कैसे करेगा वो, या कराची से आना है तो मैं खुद कराची आता हूँ, तो कोयटा, पेशावर, हर शहर जा रहा हूँ कि लोगों का सफ़र बचे। जो गरीब लोग होते हैं, मुस्तकिल होते हैं, उनका मैं फ्री इलाज करता हूँ। जो दे सकते हैं उनसे लेते हैं हम। ये मेरा अपना ज़ाती जो मैं कर रहा हूँ इलाज, मेडिकल सेंटर है। लेकिन जो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो हमसे ले रहे हैं, वो है हमारा जो अदारा है बड़ा, वो रहमान फाउंडेशन जो अदारा है, सही, उसमें हम टोटल फ्री इलाज करते हैं। अच्छा, उसमें डायलिसिस भी आप लोग फ्री कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी आप लोग फ्री करते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट मुराद है कि डायलिसिस जो है वही ट्रीटमेंट है बेसिकली। जो उनके डायलिसिस पे आ जाते हैं उन्हीं का वही ट्रीटमेंट है। सही। तो वो हम ट्रीटमेंट उनका फ्री कर रहे हैं टोटली पूरे पाकिस्तान के अंदर। और अभी एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मुल्तान के अंदर 16 तारीख को नया डायलिसिस सेंटर ओपन हो रहा है। अभी मैं गया था पिछले इस माह की 16 को, वहाँ पे माशाल्लाह SSP साहब हैं हमारे, शरीफ जफर साहब, उनके भाई के डायलिसिस रुके हैं। एक और SSP मोटरवे के SSP हैं, उनके वालदा के डायलिसिस रुके हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया हुआ था वहाँ पे इस 16 को। तो इस 4 को मीटिंग है, फाइनल हो जाएगी, जगह का फाइनल हो गया। मशीनें मैंने 2 डोनेट की वहाँ पे, रहमान फाउंडेशन ने डोनेट की हैं, 3 मशीनें वो दे रहे हैं। तो एक नया सेटअप वहाँ खोलने लगे। राइट, चलिए ये बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। बट दुख की बात यह है कि आप देखें मर्ज़ बढ़ रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है पूरे पाकिस्तान में। अगर मैं कराची की बात करूं तो इंटीरियर से देखें कितने लोग यहाँ आते हैं जो अपना वहाँ घर बार काम छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, SIUT के बाहर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ डायलिसिस सेंटर हैं, इस तरह के इदारे हैं माशाल्लाह जो फ्री में लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि ये तो वो बीमारी है जो आपका बैंक बैलेंस क्या घर तक बिकवा देती है। और दुख और सितम ज़रफ़ी ये है कि एट द एंड इलाज भी कोई नहीं है, आप उस अपने प्यारे को बचा भी नहीं सकते क्योंकि ये तो ले जाती है, ये कब्र में ही लेके जाती है इंसान को, ये वैसे पीछा नहीं छोड़ती है। इस बीमारी के बारे में हर महीने जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, इनको यहाँ बुला के बात करने का मकसद यही है कि इस खौफनाक बीमारी को अपनी दहलीज पर मत आने दें, इससे बचें, अपने आप को महफूज रखें। और उसकी बड़ी ख़ास छोटी छोटी सी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतना माशाल्लाह से इस हवाले से काम किया है, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में भी आप गए हैं, सबसे ज़्यादा
गुर्दे के मरीज़ किस वजह से आपको दिखे, क्या वजह थी इस गुर्दे के मर्ज में मुब्तला होने की? आया शुगर की वजह से या कोई और? अगर मैं एवरेज पूछूं आपसे, कहूं अलग अलग एवरेज आपने बताना है, तो आपको मेनली रीज़न क्या लगता है, अगर कोई एक रीज़न आपसे पूछूं? देखिए, मैं तो समझता हूँ लिविंग स्टाइल है हमारा। लिविंग स्टाइल, शुगर भी जो है वो भी हमारे लिविंग स्टाइल की वजह से पैदा हो रही है। सही। हमारी मुरगन ग़िज़ाएँ, खाद्य खुराकें, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो एक तो ये वजह है, लिविंग स्टाइल है मैं समझता हूँ। और बाकी जहाँ तक रहा कि अगर हम ये देखें कि किस मुल्क में ज़्यादा किडनी के पेशेंट हैं या पाकिस्तान में कहाँ ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ कराची एक ऐसा शहर है जिसमें ज़्यादा किडनी के पेशेंट हैं। अच्छा। और इंटीरियर से भी आ जाते हैं, इंटीरियर से भी आ जाते हैं, लेकिन कराची की अपनी आबो हवा, पानी, माहौल, पानी हमें गंदा मिलता है, साफ पानी अच्छा नहीं नहीं मिलता। है। हाँ। दूसरी बात ये जो आपने बात की कि इंटीरियर से लोग आते हैं, मेरे पास कल पेशेंट है, काफ़ी रश होता है मेरे पास, पूरी लोग आए होते हैं आसपास से, लाड़काना इधर उधर से। मैंने सखर में खिदमत की है लोगों की, मैं सखर में 7 साल खिदमत की है वहाँ पर। तो मैं उन दिनों में यूके भी जा रहा था, तो मैंने वहाँ पे डायलिसिस सेंटर नया नया बनाया था जेलम में। मुझे एक बंदे ने आया कि डॉक्टर साहब कितने पैसे चाहिए डायलिसिस सेंटर को बनाने के लिए? 50,000 पाउंड का खर्चा आता है डायलिसिस सेंटर को बनाने के लिए। उसने मुझे चेक दिया। मैंने कहा सर मैं जेलम अब उधर नहीं बनाऊँगा, मीरपुर या जेलम में, मैं सखर में बनाना चाह रहा हूँ, वहाँ ज़रूरत है। अब यकीन करेंगे, उन्होंने कहा नहीं सर सखर में नहीं आप बनाना, अगर बनाना है तो हमारे इलाके में बनाए, मीरपुर में। हम पैसे अपने इलाके के लिए दे रहे हैं, सखर के लिए नहीं दे रहे। मेरी ख्वाहिश है, उस दिन से मैंने वो चेक वापस दे दिया, नहीं बना। खैर मेरी अपनी ख्वाहिश है पाकिस्तान के अंदर मैं तमाम शहरों में फ्री डायलिसिस सेंटर बनाना चाह रहा हूँ। 5 बना के दिखा दिए हैं दुनिया पाकिस्तान वालों को कि भाई बन सकते हैं, चला के दिखा दिए हैं। 1000 डायलिसिस हम कर रहे हैं हर माह, फ्री कर रहे हैं। वो 2.5 मिलियन का खर्चा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला दे रहे हैं, इसको चला रहे हैं हम। नया 6ठा डायलिसिस सेंटर मुल्तान में बन रहा है, 7वां पेशावर में बन रहा है, 8वां कोयटा में बन रहा है, और फिर सखर में, 9वां सखर में। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि ये रास्ते खुल रहे हैं, हम बनाए जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पे कि जिस जज्बे से हम काम कर रहे हैं, जिस नीयत से कर रहे हैं, कोई रुकावट ही नहीं आती। अल्लाह ताला को ऐसे बंदे दे देते हैं, ऐसे लोग जो पेशेंट की मदद होती है, और लोग यकीनन जो इस्तात रखते हैं वो मदद भी करते हैं। डॉक्टर साहब कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास टिप जो आप देखने वालों से शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जो आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में आपको नहीं छोड़नी चाहिए, जिनको आपको अपना के रखना है अच्छी सेहत के लिए? बिल्कुल मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ भी हमारे सेंटर है, अगर कोई फ्री डायलिसिस करवाना चाहे, रहमान फाउंडेशन हाजिर है सबके लिए। वो कराची हो, वो जेलम हो, वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो, इंशाल्लाह मुल्तान भी अगले माह से। तो जहाँ जहाँ कुछ भी करवाना चाहे हम हाजिर हैं बिलौस हो के। दूसरी बात है कि सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ, वो हमारा पानी है। सबसे अहम चीज़ है पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है। पानी को साफ़ इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बेशक उबाल लें, ज़रूरी नहीं किसी कंपनी का लें, लेकिन मैं तो कहती हूँ आज कंपनी का भी लें तो आपको भरोसा नहीं है ना कि वो कैसा पानी है। और यहाँ पर आप देखें सेवरेज की लाइनें भी वाटर लाइंस में मिल गई हैं, और लोग पानी इस्तेमाल करें अंदाज़ा ही नहीं है। जब खाने को पैसा नहीं है तो पानी कहाँ से ख़रीद के पीना है लोगों ने? पानी उबाल लिया जाए, बड़ा सिंपल सा हल है। रख लिया जाए फ्रिज में, उसको उबाल के रखा करें, और अपना लिविंग स्टाइल चेंज करें। हमारी खुराकें जो इतनी हैवी किस्म की वो ना लें, मुरगन ग़िज़ाएँ ना लें, और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल शहतूत का सीज़न आया है जी। शहतूत सुबह नाश्ते में शहतूत खाया जाए। अच्छा। जो भी मौसमी फल आए उसको इस्तेमाल करें। वो रब की तरफ से तोहफा होता है आपको बीमारियों से और जो मौसमी अमराज है उनसे बचाने के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप लोगों से जाते जाते बस यही कहूँगी कि खुद से प्यार कीजिए और अपना ख्याल कीजिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप अपने प्यारों की भी मदद कर सकेंगे और उनके साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कल इंशाल्लाह एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।